हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो हमने कल पॉलिटी के क्लास में क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास में पढ़ा था कि हम लोग संविधान सभा के लिए मांग कैसे रखें। सबसे पहले मांग किसके द्वारा रखा गया था? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखा गया था। और जैसा कि आप लोग को याद होगा, समय समय पे बार बार संविधान सभा की मांग हमारे द्वारा हम भारतीयों के द्वारा रखा गया, अलग अलग ईयर में अलग अलग लोगों के द्वारा। जिसमें से पहली बार मांग रखा गया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक पेश हुआ था उसके थ्रू। और उसके बाद फाइनली ये अनौपचारिक मांग था। और लेकिन औपचारिक मांग ऑफिशियल डिमांड कब रखा गया? तो 1934 में एम एन रॉय के द्वारा रखा गया था। एम एन रॉय कौन है? मनिंद्रनाथ रॉय के द्वारा। ये फ्रॉम जेल में थे उस समय जब इन्होंने ऑफिशियल डिमांड का रखा था, औपचारिक मांग को रखा था। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था कि कैसे क्या बढ़ा है आगे। तो हम आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से मांगना शुरू किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपने संविधान सभा की मांग रखी कब? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जिससे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। और फिर 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा इसी हमारे संविधान के लिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया 1942 में आया। इसका एक्चुअल नेम क्या था? क्रिप्स मिशन हम लोग इसे पुकारते थे, लेकिन इसका एक्चुअल नेम कुछ और ही था। एक्चुअल नेम जो था वो क्या था इसका? ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट। ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट इसका असली नाम था। ठीक है। इसका मतलब ही इस नाम से ही पता चलता है कि ये एक ड्राफ्ट था। ये पूरी तरह से हमारा संविधान बनने का प्रस्ताव नहीं आया था, एक ड्राफ्ट की तरह था। मतलब ये कि बार जब कंप्लीट हो जाए, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम संविधान सभा का क्या विचार करेंगे, उसके तरफ कार्य करेंगे, ऐसा बोला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके बाद क्या हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और ये भी बोला गया कि अगर आप लोग हमें वर्ल्ड वार में सहयोग करते हैं तो हम संविधान सभा बनाने का विचार करेंगे, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। तो इसी तरह से चला। सेकेंड वर्ल्ड वार में सब लोग बिजी हो गए और हमारा संविधान सभा का मांग बीच में ही पेंडिंग रह गया। उसके बाद फिर 1945 आता है। 1945 में क्या हो जाता है कि ब्रिटेन में उस समय इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शंस हो जाते हैं कहाँ? ब्रिटेन में। इलेक्शंस इन ब्रिटेन में क्या होता है? इलेक्शन होता है। और वहाँ पे कौन सी पार्टी जीत जाती है? वहाँ पे लेबर पार्टी जीतती है। लेबर पार्टी के सीएम कौन बन जाते हैं? सीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। कौन बनते हैं? क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से बन जाते हैं, जीत जाते हैं। और किसे हरा के? तो विंस्टन चर्चिल को हरा करके, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और ये क्लीमेंट एटली ने ही एक हाउस ऑफ कॉमन्स में, कहाँ पे? हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ कॉमन में क्या लेके आते हैं?
एक बिल लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? एक बिल लेके आते हैं। उस बिल का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया, कब बना, मतलब कब आया? तो ये 24 मार्च 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि जनरल इलेक्शंस जो हुए कहाँ? ब्रिटेन में जब इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे जो पहले से जिनका पार्टी था विंस्टन चर्चिल का, जो हार जाते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उनके जगह पे लेबर पार्टी बन जाता है, जो हमारे इंडिया के लिए थोड़ा मतलब फेवरेबल हो जाता है। और उससे कौन जीतते हैं? क्लीमेंट एटली जीतते हैं। और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या करते हैं? एक बिल लेके आते हैं, और वो बिल का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। क्या नाम है? कैबिनेट मिशन, जो कि आता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में कैबिनेट मिशन आया तो उसके बाद हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए, वो क्या था, उसके मेंबर्स कौन कौन थे, तो वो देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन कब आया है? 1946 में। कब आया है? 1946 में आया। इसके कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर कमीशन था। 3 मेंबर कमीशन था उसमें। इसको हम समझ लीजिए कि कैबिनेट मिशन एक पास था हमारे इंडिया के लिए, PAS पास। इससे हमारे 3 मेंबर्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, ये थे पैंथिक लॉरेंस, पी से पैंथिक लॉरेंस, ए से AV अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ठीक है, ये 3 मेंबर थे। इसमें से इस कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे? तो वो थे पैंथिक लॉरेंस क्या थे? हेड थे। ठीक है, और उसका AV अलेक्जेंडर क्या थे? ये नेवल मिनिस्टर थे। कौन थे ये? नेवल मिनिस्टर थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? ये ट्रेड मिनिस्टर थे। क्या थे? व्यापार मंत्री या ट्रेड मिनिस्टर या व्यापार मंत्री। ठीक है, तो ये तीनों आते हैं, इंडिया आते हैं, और इन्होंने क्या करी? एक घोषणा किए। क्या घोषणा था? ये कैबिनेट मिशन से ही समझ में आ रहा है कि कुछ इसका, ये किसी मिशन पे है, कुछ इसका उद्देश्य होगा। तो कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? तो कैबिनेट मिशन का जो एम था, एम का घोषणा, जैसे कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, लेकिन इसने अपने एम का जो घोषणा किया था वो किया था 16 मई 1946 को इन्होंने अपने एम का घोषणा किया था। इनका एम क्या था? इनका एम था इंडिया में क्या बनाना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाना। क्या था? संविधान सभा बनाना, और क्या कहते हैं, और अंतरिम सरकार बनाना। संविधान सभा को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और अंतरिम सरकार को इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ये इन्होंने क्या बनाने का घोषणा किया? कैबिनेट मिशन आया तो ये संविधान सभा बनाने का घोषणा किया, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का और अंतरिम सरकार बनाने का घोषणा किया। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं जितना पढ़ा।
1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव होता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, किस लिए, संविधान सभा बनाने के लिए एक ड्राफ्ट लेके आता है, मतलब कि अब संविधान सभा हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। और इसका एक्चुअल नेम क्या था, इसका एक्चुअल नेम था ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट। ये एक तरह का ड्राफ्ट था, ये पूरी तरह से बना हुआ नहीं था। मतलब ड्राफ्ट का मतलब ही होता है कि ये अभी पूरी तरह से नहीं बना है, अंडर प्रोसेस है। तो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वार कैबिनेट, वार जो कंप्लीट होने के बाद, जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम आप लोगों को हेल्प करेंगे, मतलब संविधान सभा बनाने का, और इसके तरफ हम लोग अपना विचार करेंगे। तो ये था क्रिप्स मिशन का। तो इसको बहुत लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। क्या कांग्रेस वाले पोस्ट डेटेड चेक करके, और मुस्लिम लीग वाले सभी लोग जैसे उन्होंने बोला कि इसमें मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये सब पॉइंट पे इसका पूरी तरह से बहिष्कार हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर 1945 में ब्रिटेन में जनरल इलेक्शंस हुए, जिसमें जो पार्टी चल रही थी, कंजर्वेटिव पार्टी विंस्टन चर्चिल का, जो इंडिया के खिलाफ ही रहते थे, उनकी सरकार हार जाती है और लेबर पार्टी जीत जाती है। और वहाँ के पीएम कौन बन जाते हैं, वहाँ के पीएम बन जाते हैं क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने फिर इंडिया के फेवर में क्या करते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पास करते हैं, जिसके थ्रू एक मिशन को इंडिया भेजा जाएगा, जो वहाँ पे संविधान सभा और वहाँ अंतरिम गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करेगा। उसमें कैबिनेट मिशन तो भारत कब आता है, 24 मार्च 1946 को आता है। इसके कुछ मेन लीडर्स हो जाते हैं, मेंबर्स। मतलब कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था, जिसे हम पास्ट के ट्रिक से याद कर सकते हैं। P फॉर पैंथिक लॉरेंस, A फॉर एवी अलेक्जेंडर, S फॉर स्टेफर्ड क्रिप्स। जो पैंथिक लॉरेंस थे वो इसके हेड थे कैबिनेट मिशन के, और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नेवल मिनिस्टर थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ट्रेड मिनिस्टर थे। ये वही क्रिप्स हैं जो उस समय क्रिप्स मिशन में आए थे 1942 में, और फिर इन्होंने अपना पार्टी बदल ली और फिर से कैबिनेट मिशन के सदस्य बन के यहाँ आए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन आया उसका कुछ एम या ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना और अंतरिम सरकार बनाना। इन्होंने अपना घोषणा कब किया, एम का, अपने ऑब्जेक्टिव का, आने का जो पर्पस है, मोटो है, उसका घोषणा 16 मई 1946 में किया। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में सारा कुछ स्टोर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनने और अंतरिम सरकार बनने की बात आ गई, उस पर विचार विमर्श हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन। ठीक है, यहाँ 389 सीट्स थे। 389 सीट्स में हम देख लेते हैं, ये हम फिर से थोड़ा देख लेते हैं। टोटल 389 सीट्स पे इलेक्शन होने थे, मतलब 389 सीट्स बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये 389 सीट्स में से ब्रिटिश प्रांत के कितने सीट थे, 292 सीट थे। उसमें ब्रिटिश प्रांत इंडिया में कितने थे, 11। ठीक है, और 4 सीट कहाँ से था, 4 सीट जो था वो 4 सीट कमिश्नरी से था। ये 4 सीट कहाँ का है, कमिश्नरी का है। ठीक है, टोटल मिलाकर ये हो जाता है 296 सीट्स। और 93 सीट्स जो थे वो राजा रजवाड़े के थे। राजा रजवाड़ों का जो सीट होता था वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते थे, उन्हें नॉमिनेट किया जाता था। मतलब ये नॉमिनेटेड सीट्स है, मतलब इस पे इतने सीट्स पे इलेक्शन नहीं होने थे। इलेक्शन टोटल कितने सीट्स पे होने थे, 296 सीट पे। ठीक है, और 4 कमिश्नरी कौन कौन था उस समय, तो वो हम देख लेंगे, ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, D फॉर दिल्ली। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। टोटल ये तो हो गया कि मतलब सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के हिसाब से, ब्रिटिश प्रांत के हिसाब से, और राजा रजवाड़ों का जो था प्रोविंशनल स्टेट्स और कमिश्नरी के हिसाब से ये सीटों का बंटवारा। कुछ जनरल समुदाय के आधार पर भी सीटों का बंटवारा किया गया था, उसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
समुदाय के आधार पे, समुदाय के आधार पर सीट, समुदाय के आधार पर सीट मतलब एक तो सामान्य वर्ग हो जाएगा, सामान्य मतलब जनरल, जनरल इसमें कितने सीट्स हैं 213 सीट्स, जनरल के लिए कितने सीट्स है 213 सीट्स है। फिर मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए कितने सीट्स थे 79 सीट, और सिख के लिए 4 सीट्स, 4 सीट्स थे। ठीक है, ये तो हम देख लिए। और कुछ और भी इसके अलावा जो एग्ज़ाम में हमें अधिकतर पूछे जाते हैं वो फीमेल्स को, फीमेल कितने थे हमारे संविधान सभा में, तो उनके लिए 15 सीट आवंटित था। उसके बाद एससी के लिए 26 सीट्स था, और एसटी के लिए 33 सीट्स था। ये क्लियर हो गया होगा। समुदाय के आधार पे हमने देख लिया कि सीटों का बंटवारा कैसे किया गया था। सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग में सारे आ जाएंगे, सामान्य वर्ग के लिए 213 सीट, मुस्लिमों के लिए 79 सीट्स, और सिखों के लिए 4 सीट, और फीमेल का 15 सीट था, और एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 26 सीट, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 33 सीट्स। क्लियर है? चलिए, इतना तो क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कब हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, कब हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्शंस हुए, मतलब कि कब, पहले आज़ाद कब हुआ देश हमारा 15 अगस्त 1947। इसमें कितने सीट्स थे 299 सीट्स थे, 299 सीट थे। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में नहीं, पहले अंतरिम सरकार जो बनी उसका सीट्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जो अभी इलेक्शंस हुए कितने सीट्स पे हुए थे 296 सीट्स पे, उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं, उसके परिणाम क्या रहे हैं। ठीक है, तो 296 पे था, तो इलेक्शंस कितने सीट्स पे होगा 296 पे सीट्स पे होगा। ठीक है, 296 सीट पे इलेक्शन हुआ, तो उसमें से 208 सीट्स पे किसने जीत दर्ज कर ली, कांग्रेस ने, किसने, कांग्रेस ने, और 73 पे मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग 73 पे मुस्लिम लीग ने, और 208 पे कांग्रेस ने सीट दर्ज की थी। ठीक है, अब ये तो हम लोग लेकिन कांग्रेस जो मुस्लिम लीग था उनकी सीट कम थी, और ये लगभग 3 गुना कांग्रेस को सीट मिला, 3 टाइम्स अप्रॉक्स 3 टाइम्स सीट्स मिले कांग्रेस को मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग संविधान की मांग कर दी कि नहीं, अब हम इस संविधान सभा के हिस्सा नहीं रहेंगे, अलग संविधान की मांग कर दी, अलग संविधान की मांग करने लगे। लेकिन अभी भी जब हम अगर जोड़ते हैं 208 प्लस 73 सीट्स तो कितने हो जाते हैं, 281 सीट्स होते हैं। कितने होते हैं 281 सीट्स होते हैं। तो अभी भी हमारा 15 सीट बाकी है। तो ये सीट्स कहाँ से था, तो ये सीट्स 15 अलग अलग मेंबर्स के द्वारा भरे गए थे, जो जिसमें से 8 जो थे वो निर्दलीय थे, 8 जो थे वो निर्दलीय थे, और 7 सिंगल पार्टी के थे, 7 जो थे वो सिंगल पार्टी के थे। ये सिंगल पार्टी के जो सदस्य थे, और इन लोगों ने किन्हें अपना समर्थन दे रखा था,
इन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे रखा था, ठीक है। और 73 तो मुस्लिम लीग अलग हो ही गए, जिन्होंने अलग संविधान की मांग की। इसमें जो ये 7 सिंगल पार्टी थे, इसका नाम भी एग्जाम्स में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा पार्टी संविधान सभा का अंग था। तो हम ये सातों पार्टी का नाम जान लेते हैं, ठीक है। 7 सिंगल पार्टी जो थे, सिंगल पार्टी, इसमें से पहला जो था वो था यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। और दूसरा क्या था, कृषक क्रिजा पार्टी। ये भी हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कृषक क्रिजा पार्टी। ऐसे रहेगा ऑप्शन में कि इन पार्टियों में से कौन सा संविधान सभा का एक पार्टी था। तो इसमें और भी कुछ नाम दिए रहेंगे, या इनमें से एक, इनमें से अधिक, इस तरह से। तो हमें इनका नाम याद रखना है। उसके बाद था यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तीसरा नंबर पे यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। ये किसके द्वारा, इसी के ही सदस्य थे, कौन, BR अम्बेडकर। ये भी याद रखेंगे। BR अम्बेडकर इसी के पार्टी थे, मतलब यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट के ही थे, ठीक। फेडरेशन के ही सदस्य थे BR अम्बेडकर। फिर चौथे नंबर पे अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति संघ, सॉरी, ठीक है। 4 हो गया, और 3 और था, एक हो गया सिख पार्टी था, एक 5वां नंबर पे सिख पार्टी, सिख का था। एक और 6ठा पे यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी। और एक साम्यवादी या कम्युनिस्ट, साम्यवादी या कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये चारों हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा, 7, ये 7 सिंगल पार्टी है, जिसमें पहला यूनियनिस्ट पार्टी, दूसरा कृषक क्रिजा पार्टी, तीसरा यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जिसके हेड थे BR अम्बेडकर। सिंगल पार्टी था, इसमें एक मेंबर मिले थे। और BR अम्बेडकर किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से। चौथा हो गया अनुसूचित जाति संघ, 5वां हो गया सिख पार्टी, 6ठा हो गया यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, और 7वां हो गया सामवादी या कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इतना क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ और पॉइंट्स हम क्लियर कर लेते हैं इस पार्टी से, मतलब संविधान सभा में कौन, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ले लेते हैं। चलिए अगला स्लाइड पे देखते हैं। संविधान सभा में, संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। BPSC में का ये मतलब फेवरेट टॉपिक भी रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, एकमात्र साम्यवादी नेता, साम्यवादी नेता कौन थे, तो सोमनाथ लाहिड़ी। कौन थे, सोमनाथ लाहिड़ी।
ठीक है। और एकमात्र एंग्लो इंडियन कौन थे? तो है फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम है? फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। और एक पारसी नेता, पर्शियन मिनिस्टर, पारसी नेता कौन रहे? ये थे PH मोदी, ठीक है। इन लोगों का नाम याद रखेंगे। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे? तो सोमनाथ लाहिड़ी थे। कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी थे। और एकमात्र एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी, इन लोगों का नाम याद रखेंगे। पारसी नेता PH मोदी थे। और इन वहाँ पे कौन कौन नहीं थे उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नेता हैं जिनका नाम हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये इन लोगों के नाम सुनने के बाद लगेगा कि नहीं ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। उसमें से पहला नाम और सबसे इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरे हो गए जयप्रकाश नारायण, JP। तीसरे हो गए तेज बहादुर सप्रू। चौथे हो गए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये सारे के सारे संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने 16 व्यक्तियों का नाम नाम दिया था कि इन लोगों इसमें मेंबर रहेंगे। इन चारों का नाम भी बहुत बड़े नेता है, महात्मा गांधी, JP, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरा ये चैनल कैसा लग रहा है और ये मेरा जो एफर्ट है, ये जो सीरीज चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, ये कैसा लग रहा है प्लीज़ ये कमेंट में बताएं और थम्स अप, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।